नीरज कुमार ने हाल ही में जन सुराज का दामन थामने वाले आरसीपी सिंह पर बड़े आरोप लगाए थे। नीरज कुमार ने कहा था कि जमीन घोटाले के मामले में आरसीपी लालू प्रसाद के भी गुरु निकले। नीरज कुमार के इस बयान पर जन सुराज ने पलटवार किया है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। इनका हालत यह है कि लालू जी के गुरु निकले हैं। जमीन आज मेरे नाम से, कल उनके नाम से, परसों इनकी बेटी के नाम। ये आरोप जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने लगाया है। जेडीयू के ही पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह पर लगाया है। अब आरसीपी सिंह जनसुराज के साथ हैं, वो जनसुराज जो भ्रष्टाचार, अपराध और अशिक्षा के खिलाफ विकल्प की राजनीति का दावा करता है। पीके की पार्टी में शामिल होने वाले आरसीपी पर नीरज कुमार ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। कोई भी व्यक्ति चुनावी हलफनामा में अपनी संपत्ति, अपनी पत्नी की संपत्ति का ब्यौरा नहीं देगा। और अविवाहित बेटी है, अब इनकी बेटी आईपीएस है, तो जो मन होगा सो आप बोलिएगा, असो लोग सुन लेगा। 1,58,00,000 की जमीन खरीदी गई। कहां से आया पैसा? पेड़ था, बरसता था। आई दावा करते कि हम ही चुनाव जिता दिए। नीरज कुमार के आरोप पर पलटवार करते हुए जनसुराज ने कहा कि अगर जेडीयू में रहते आरसीपी सिंह ने सच में घोटाला किया तो तब जेडीयू ने कुछ क्यों नहीं कहा। लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये उनके चरित्र को दर्शाता है। हम लोग इस तरीके के भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जो बात उन्होंने कहा कहीं न कहीं वो उनके दिल की पीड़ा भी है, उनकी घबराहट है। और घबराहट में उनसे एक बात जो उनके मुंह से निकल गई वो कहीं न कहीं उनके दल के बारे में जरूर सच्चाई है। नीरज कुमार ने आरसीपी सिंह पर जो आरोप लगाए हैं वो काफी गंभीर है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, पर फिलहाल नीरज कुमार के इस बयान से सियासी बवाल मच गया है। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करेंगे एनएमसीएच पर चल रही सियासत की। पहले पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव और मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के बीच चूहों को लेकर बहसबाजी हो रही थी और अब इस जुबानी जंग में मिसा भारती और नितिन नवीन भी कूद पड़े हैं। देखिए। ये हैं अवधेश कुमार, एनएमसीएच में भर्ती मरीज जिनके पैर की उंगलियां कथित तौर पर चूहे कुतर गए। और उस घटना के बाद से बिहार की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चूहों के बहाने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर निशाना साधा, तो मंगल पांडे ने उन्हें खुले मंच पर बहस करने की चुनौती दे डाली। चूहा बिहार में शराब पी जाता है, चूहा बिहार में बांध काट लेता है, चूहा अस्पताल में लोगों का उंगली काट ले जाता है। ये सरकार में चूहों का और अपराधियों का बोलबाला हो चुका है। बार बार कहता हूं तेजस्वी यादव जी को, किसी भी खुले सार्वजनिक मंच पे आके आप मुझसे बहस कर लीजिए कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को किस तरीके से हम लोगों ने ठीक किया है। और बीच में 1.25 साल आपको मौका मिला था और 1.5 साल आपके बड़े भाई को मौका मिला था, आप उसका भी आंकड़ा लाके दीजिए। मंगल पांडे की इस चुनौती को तेजस्वी ने भी बिना देर किए स्वीकार भी कर लिया। तेजस्वी ने कहा, जगह और समय मंगल पांडे तय करें, बहस के लिए वो तैयार हैं। पर बात यहाँ खत्म नहीं हुई। चुनावी साल में चैलेंज वाली सियासत में मंत्री नितिन नवीन भी कूद पड़े और कहा कि तेजस्वी को यदि खुले मंच पर बहस करने का इतना ही शौक है तो पहले हमसे बहस कर लें। लेकिन तेजस्वी यादव जी, अगर आपको डिबेट करना था तो सदन के पटल में कई बार मौके मिले, पर आप सदन पटल से भागते हुए नजर आए। जनता के सवाल उठाने के बजाय आप केवल अपनी महत्वाकांक्षा में घिरे रहे। इधर आरजेडी सांसद और तेजस्वी की बड़ी बहन मीसा भारती ने अपने भाई का समर्थन करते हुए मंगल पांडे पर तंज कस दिया और पूछा कि आप बहस किस बात की करना चाहते हैं, कि चूहा बीजेपी का था या आरजेडी का। बट किस बात पे डिबेट कर ले कि चूहा किसका था, बीजेपी का चूहा था कि आरजेडी का चूहा था, किस पे डिबेट कराना चाहते हैं मंगल पांडे जी। मंगल पांडे जी, घटना एनएमसीएच में चूहे के आतंक से बिहार की सियासत गर्मा गई है। नेता एक दूसरे को चैलेंज दे रहे हैं, पर इन सब के बीच एनएमसीएच प्रबंधन की तरफ से पूरे मामले पर कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट।
और अब बिहार चुनाव में नेहरू को लेकर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि नेहरू परिवार के लोग देश का खाते हैं और दूसरों के गुण गाते हैं। दिलीप जायसवाल के बयान पर राजनीतिक बवाल मच गया है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। खाते हैं हिंदुस्तान का और पाकिस्तान और चीन का गुणगान करते हैं। दिलीप जायसवाल जी तो नेहरू परिवार के पैर का धोवन भी नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी कई महीनों की देरी है, लेकिन बयानबाजी चरम पर पहुंच चुकी है। अब तो बिहार के चुनाव में नेहरू की भी एंट्री हो गई है। नेहरू परिवार को गुलामी का शासन में रहने की आदत लग गई थी, तो नेहरू का परिवार दूसरे देश के लोगों का ज्यादा समर्थक बन जाता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि नेहरू परिवार के लोग देश का खाते हैं और दूसरों का गुण गाते हैं। क्या कि ये नेहरू परिवार को गुलामी का शासन में रहने की आदत लग गई थी, तो नेहरू का परिवार दूसरे देश के लोगों का ज्यादा समर्थक बन जाता है, पाकिस्तान का, चीन का। ये लोग सब नमक हराम हैं, देश का खाते हैं और दूसरे का गुण गाते हैं। दिलीप जायसवाल ने नेहरू का जिक्र क्यों किया वो भी आपको समझाएंगे, लेकिन पहले दिलीप जायसवाल के बयान पर तेज हुई बयानबाजी को सुन लीजिए। और शहीदों के लिए इस तरह से बोलना ये भारतीय जनता पार्टी का डीएनए रहा है। दिलीप जायसवाल जी तो नेहरू परिवार के पैर का धोवन भी नहीं है। कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं का कहना है कि नेहरू परिवार ने देश के लिए कितना किया ये हर कोई जानता है। बीजेपी नेताओं के पास मुद्दे की कमी है तो कुछ भी बोल रहे हैं। जो फिजूल की बातें करना है तो बीजेपी से आप फिजूल की बात कर सकते हैं, उनसे काम की कोई चर्चा नहीं कर सकते। हालांकि जेडीयू के नेताओं को लगता है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। गांधी नेहरू परिवार का कब्जा रहा, परिवारवाद और वंशवाद की पोषक यह पार्टी बनी रही, पारिवारिक कुनबे से कभी बाहर ही नहीं निकल पाएगी। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीज फायर के बाद से राहुल गांधी लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। यहां तक पूछ चुके हैं कि सरकार बताए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को कितने फाइटर जेट का नुकसान हुआ। राहुल गांधी के इन बयानों को कोट कर पाकिस्तानी मीडिया दिखा रही है और इन बयानों के जरिए पाकिस्तान के नेता भारत पर निशाना साध रहे हैं, जिसको लेकर दिलीप जायसवाल ने नेहरू परिवार पर निशाना साधा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, बिहार में पुलिस अपराधियों का हाफ एनकाउंटर कर रही है। पटना में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने एक अपराधी के पैर में गोली मारी और 6 अपराधियों को दबोच लिया। दिखाते हैं आपको। पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़, अपराधियों का हाफ एनकाउंटर जारी। पुलिस ने अपराधी के पैर में मारी गोली। अपराधियों पर बिहार पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। अब पुलिस अपराधियों को पकड़ने के मूड में नहीं है। पटना में एक बार फिर पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की फायरिंग में एक अपराधी के पैर में गोली लगी। एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने 6 कुख्यात अपराधियों को दबोच लिया। सभी अपराधियों का पुराना आपराधिक इतिहास है। मुठभेड़ के दौरान 3 देसी पिस्टल, 4 मैगजीन और 24 कारतूस भी बरामद किया। ये जो व्यक्ति जो पुलिस को धक्का लेके भाग रहा था वो मेन रोड छोड़ के जो बाई रोड है उस पर चला गया और उस पर अनियंत्रित होकर वो गिर गया था। उसके बाद गिरने के बाद ये जो व्यक्ति है उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया और थानाध्यक्ष विक्रम और उसके साथ जो एसटीएफ के भी टीम थे उन लोगों के द्वारा वार्निंग किया गया और वार्निंग देने के बाद कंट्रोल वे में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग किया गया। इस पे जो व्यक्ति है जो पुलिस पर फायरिंग कर रहा था उसके पैर में गोली लगा था और उसका इलाज के लिए पहले पीएचसी लेकर गए और उसके बाद बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच अभी भेज दिया गया है और उस पर अभी खतरे से बाहर है और इस पर कुल 6 लोगों का गिरफ्तारी अभी तक हुआ है। पुलिस ने एनकाउंटर में कुख्यात विशाल कुमार, जितेंद्र कुमार, अंकित, सोनू शंभू उर्फ रेयांश और ऋतिक उर्फ सुजीत को मौके से गिरफ्तार किया है। अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़ उस वक्त हुई जब तलाशी अभियान के दौरान अपराधी बाइक से भाग रहे थे।
पटना पुलिस के इस एक्शन से अपराधियों में हड़कंप है। पुलिस ने अपराधियों का हाफ एनकाउंटर कर एक बार फिर से संदेश दे दिया है कि अगर गोली चलाओगे तो छोड़ेंगे नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, बिहार चुनाव की सियासी लड़ाई अब कोरोना काल पर आ गई है। इस सियासी लड़ाई में प्रशांत किशोर और मंगल पांडे आमने सामने हैं। ये लड़ाई क्या है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा हाई है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आमने सामने हैं। छपरा में प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे पर हमला बोलते हुए कहा, मंगल पांडे कौन है वो नहीं जानते हैं। लोगों को याद रखना चाहिए कि जब कोरोना काल में लोग पैदल बिहार लौट रहे थे तब मंगल पांडे ही स्वास्थ्य मंत्री थे। उस वक्त बिहार के लाखों लोगों को परेशानी हुई थी। प्रशांत किशोर के बयान पर मंगल पांडे ने जोरदार पलटवार किया। मंगल पांडे ने कहा, कोविड काल में जब वो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे तो पूरी लगन से लोगों की सेवा करने का प्रयास किया था। लेकिन प्रशांत किशोर करोड़ों अरबों कमाने के लिए ममता बनर्जी के प्रचार में जुटे हुए थे। बिहार में स्वास्थ्य विभाग ने पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों को बचाया था। कौन है यही पर जनता मंगल पांडे जी कौन है स्वास्थ्य मंत्री? मंगल जानते हैं कौन? मंगल पांडे जी को नहीं जानते हैं? स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर नहीं जानते स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर नहीं जानते हैं। ये जानते हैं कि आदमी स्वास्थ्य मंत्री था जब यहाँ पर कोविड के टाइम में यही व्यक्ति स्वास्थ्य मंत्री थे। और पूरा बिहार में लाखों लोग, बिहार के लोग पैदल चल के आए थे, तब यही एक आदमी ने घेर। जब वास्तव में पूरी दुनिया ने कोरोना महामारी को झेला था, उस वक्त भी बिहार के अंदर जो स्वास्थ्य संरचना और व्यवस्था थी उसने बहुत ही मुस्तैदी के साथ अपने मरीजों को बचाया था, प्रबंधन किया था, टीकाकरण किया था। प्रशांत किशोर ने बिहार में बदलाव यात्रा के दौरान छपरा में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर निशाना साधा था। अब मंगल पांडे ने प्रशांत किशोर को माकूल जवाब दे दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर और मंगल पांडे के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सियासी लड़ाई कोरोना काल पर आ गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार और छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। और वहीं तेजस्वी यादव अक्सर स्वास्थ्य विभाग के कामकाज पर सवाल उठाते हैं और अपने छोटे से कार्यकाल में सबसे ज्यादा काम करने का दावा भी करते हैं, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पलटवार किया है। मंगल पांडे ने कहा कि तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए विभाग के सभी काम को बेपटरी कर दिया था और विभाग के काम की गति रुक गई थी। मंगल पांडे ने कहा कि मेरे समय में जो काम हुआ तेजस्वी चाहते तो उसे आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसा कुछ नहीं किया। तेजस्वी यादव ने तो इस विभाग को डिरेल्ड कर दिया था। और मैं तो बार बार तेजस्वी यादव जी को कहता हूँ, आप किसी भी जगह पे आ जाइए, मंगल पांडे वहां पहुंच के आपको एक एक चीज का जवाब देगा कि किस तरीके से आपने 1.5 साल में जिन चीजों को आप आगे बढ़ा सकते थे, चूंकि वो काम में करके गया था, आपने उन कार्यों को बाधित कर दिया, आपने वो काम नहीं होने दिए और उसके कारण स्वास्थ्य विभाग का जो और विकास हो सकता था, स्वास्थ्य विभाग लोगों की सेवा में जो आगे बढ़ सकता था, उसको आपने रोकने का काम किया था। और इन्होंने जो काम किए उसके कारण स्वास्थ्य विभाग की गति रुक गई थी। और वहीं जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जापान गई है, जहां ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ भारत के संकल्प को बताया जा रहा है। जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि पाकिस्तान की परमाणु धमकी अब नहीं चलेगी। पाकिस्तान का आतंकी चेहरा बेनकाब हो गया है, अब आतंकवाद पर भारत का कड़ा एक्शन होगा। न्यूक्लियर ब्लफ करते थे ब्लैकमेल करने के लिए कि एस्केलेट करेगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। वो न्यूक्लियर ब्लफ खत्म हो गया इनका कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक न्यू नॉर्मल दिया है कि आप हमें अब हिट करोगे, कि हमें पता है आपका गेम प्लान, आप अगर हमें हिट करोगे, आप यहाँ पर हमारे सिटीजन को आप मारोगे, तो हम भी आपके जहाँ जहाँ कैंप हैं, जहाँ से एक्टिविटी करते हैं,
उसको हम भी जा करके अटैक करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों प्रधानमंत्री जी ने ये नाम रखा। और वहीं राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली से बहुत दूर रखा था, लेकिन पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट को वायु मार्ग, जल मार्ग, रेलवे, राजमार्ग से जोड़ दिया है। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट नॉर्थ ईस्ट के डीएनए में है और इससे रोजगार के कई आयाम बनेंगे और बन भी रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दूंगा। 2001 में ये डोनर डिपार्टमेंट बना था, लेकिन यूपीए की सरकार ने 10 साल क्या जब से हुआ, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली से बहुत दूर कर दिया था। नरेंद्र मोदी ने आज एयर बेज, वाटर बेज, रेल बेज, हाई बेज से जोड़ दिया है और हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट नॉर्थ ईस्ट के डीएनए में है और इससे रोजगार के कई आयाम खड़े हो रहे हैं और होंगे। और वहीं 30 मई को पीएम मोदी रोहतास के बिक्रमगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी इस दौरान कई विकास योजनाओं का भी शिलान्यास करने वाले हैं। पीएम मोदी की जनसभा में करीब 3 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। पीएम मोदी की जनसभा को लेकर प्रशासन की टीम तैयारियों में जुटी है। शाहाबाद रेंज के डीआईजी सत्य प्रकाश ने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया। साथ ही अनुमंडलीय कार्यालय में अधिकारियों के साथ मीटिंग कर तैयारियों की समीक्षा की। आज जो प्रधानमंत्री का जो सभा स्थल होना है उसका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में काफ़ी तैयारियां जो जोर शोर से चल रही हैं उसको देखा गया। कहां कहां पर किस तरह का जो गैप्स है उसको फुलफिल करने के लिए एसपी साहब को निर्देश दिया गया है। विशेष फोकस हम लोगों का पार्किंग, ट्रैफिक पे रहेगा और जो भी सुरक्षा जो कड़ी से कड़ी जो सुरक्षा रहेगी उस पर रहेगा, क्योंकि उसको पूरा सैनिटाइज करना पड़ता है, घेरना पड़ता है और पब्लिक को आवागमन में भी कोई दिक्कत ना हो। क्या अल्टरनेटिव रूट रहेगा, क्योंकि उस दिन ट्रैफिक व्यवस्था को भी हम लोगों को डाइवर्ट करेंगे। उन सब बिंदुओं पर आज यहाँ पर बैठक भी की गई। तो एक तरफ तैयारियां चल रही हैं तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर जेडीयू सांसद लवली आनंद ने खुशी जताई। लवली आनंद ने कहा कि पीएम जब भी बिहार आते हैं बिहार को सौगात देकर जाते हैं। इस बार भी उम्मीद है कि पीएम मोदी बिहार को विशेष तोहफा देने वाले हैं। लवली आनंद ने दावा किया कि इस बार भी एनडीए की सरकार बननी तय है। जाते हैं बिहार को पूरा तोहफा देके जाते हैं और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सोचते हैं, तो ये खुशी की बात है ना। कितना कुछ किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो ये तो खुशी की बात है और अभी भी तोहफा ही देके जाएंगे। क्या आप लगता है 2025 में क्या होगा, किससे जीतेंगे आप लोग? जान ही रहे हैं 2025 किससे नीति। और अब बात करेंगे कोटा में बढ़ते आत्महत्या के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी की। देखिए, कोटा में बढ़ते आत्महत्या के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को फटकार लगाते हुए बड़ी बातें कही। मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से सवाल भी किया। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा, कोटा में इस साल अब तक 14 स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं। आप एक राज्य के तौर पर इसको लेकर क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि स्टूडेंट्स कोटा में ही क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? एक राज्य के तौर पर क्या इस पर कोई विचार नहीं किया गया? इस तरह के सुसाइड के मामले के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया था, वो क्या कर रही है? आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी कोटा में छात्रा का शव मिलने और आईआईटी खड़गपुर के छात्र के सुसाइड मामले की सुनवाई के दौरान की। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। कोटा में इस साल अब तक 14 बच्चों ने आत्महत्या की, यानी सिर्फ 5 महीने में 14 बच्चों ने अपनी जान दे दी। इसमें 2 बच्चे बिहार के थे। 25 मार्च को बिहार के 17 साल के नीट अभ्यर्थी ने सुसाइड किया और 22 अप्रैल को बिहार के 18 साल के नीट अभ्यर्थी ने आत्महत्या कर ली थी। और अगली खबर मोतिहारी से, जहां मोतिहारी में 20 सूत्रीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दावा किया कि अगले 2 महीने के भीतर सभी शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग का काम कर दिया जाएगा। शिक्षकों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
सरकार अनुकंपा पर भी शिक्षकों की बहाली करने वाली है। अनुकंपा आधारित नियुक्तियां हैं या दिव्यांग बच्चों के लिए जो विशेष शिक्षकों की नियुक्तियां हैं वो हम लोग शीघ्र करेंगे और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमी है उसको भी पूरा करेंगे और अगले 1.5 से 2 महीने में जो भी पॉलिसी के तहत जो पोस्टिंग्स है वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। और अगली खबर भी मोतिहारी से, जहां मोतिहारी में पुलिस ने एक बिचौलिए शिवपूजन शर्मा को गिरफ्तार किया है। मामला रक्सौल सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक बिचौलिया शिवपूजन शर्मा खुलकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार के नाम पर लोगों से पैसा वसूलने का काम कर रहा था, ये उस पर आरोप लगा। शिकायत पर डीआईजी ने एक टीम का गठन भी किया था। टीम ने कार्रवाई करते हुए बिचौलिए शिवपूजन शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही एसडीपीओ की भूमिका की भी जांच हो रही है। एक आवेदन प्राप्त हुआ था, इसकी जांच जो है वो कराई गई थी और इसी में एक व्यवसायी है रक्सौल के, उनके द्वारा जो है बिचौलिए के द्वारा जो है सीनियर पुलिस पदाधिकारी का नाम लेकर वसूली करने का आरोप लगा था। इसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है और इसमें समर सिंह नाम का जो बिचौलिया दलाल है उसको गिरफ्तार कर अविलंब जो है माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया गया है और इसमें जो संबंधित पुलिस ऑफिस है उसके पदाधिकारियों का क्या रोल है, इसकी भूमिका की जांच भी जो है वो सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा की जा रही है। और अब खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर तुर्की थाना के मधौल में बाइक सवार बदमाशों ने एक स्कूटी सवार को गोली मार दी है। साथ ही उसके गले से सोने की चेन भी छीन ली गई है। बताया जा रहा है कि एक बस कंपनी के मैनेजर मधुकर कुमार स्कूटी से घर के लिए निकले थे। रास्ते में बाइक सवार 2 अपराधियों ने घेर कर गले से सोने की चेन लूट ली। साथ ही विरोध करने पर गोली भी चला दी। मधुकर कुमार के पैर में गोली लगी है। निजी अस्पताल में उनका इलाज हो रहा है। पुलिस प्रशासन ने जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी के दावे किए। इसका पीछे से आया है, बाइक से काला रंग का पल्सर था, बिना नंबर का, 2 आदमी से था और एक हेलमेट पहने हुए था और एक ओपन था। पीछे से आकर के और हम स्कूटी से थे और घेरा है बाइक और पहले एक गोली चलाया है, तो मिस कर गया, नहीं लगा। उसके बाद हाथापाई हुआ, उसके बाद उसको चेन नजर पाता, चेन छीना, उसी क्रम में उसका पिस्टल छीना चाहे तो फिर एक पैर पर गोली मारा, चेन छीन कर पीछे से फिर भाग गया और लोग पीछे से बहुत सारा बाइक वगैरह था, भाग चला। गले से सोने का चेन छीनने का प्रयास किया गया, बाद में छीन भी लिया गया। उसी क्रम में जब ये अपने गले का चेन छोड़ नहीं रहे थे तो इन्होंने जांघ में घुटना के थोड़ा ऊपर गोली मारी गई है। गोली तो मिसफायर कर गई थी, दूसरी गोली लगी है। इसमें हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, बहुत जल्दी ही हम लोग इनको गिरफ्तार करेंगे। और अगली खबर सहरसा से है, जहां सदर थाना के कोसी कॉलोनी में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। युवक की पहचान अश्विनी कुमार के रूप में हुई है। मृतक युवक अपने पिता के पान की दुकान पर काम करते हुए पढ़ाई भी कर रहा था। बताया जा रहा है कि बीते देर शाम युवक जब अपनी पान की दुकान पर था तो कुछ युवक उसको जबरन बाइक पर बिठाकर अपने साथ ले गए और उसका कोसी कॉलोनी के पास ही पुरानी बिल्डिंग से अब शव बरामद हुआ है। हत्या के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी के दावे किए। देखा गया है काफी बर्बर तरीके से जो है इसकी हत्या की गई है। मैंने कुचल के और गला में जो है तार लपेट करके लपेटा हुआ है। इस तरह से हत्या है। इसका हम अनुसंधान जांच कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। और वही न्यूज 18 की ओर से एजुकेशन एंड टेक समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिक्षा जगत से जुड़ी कई हस्तियां मंच पर आकर शिक्षा के समग्र विकास पर चर्चा कर रही हैं। आपको भी दिखाते हैं। को बैठा दीजिए, स्कूल वाले, वो स्कूल वाला बच्चा उससे ज्यादा मोबाइल के बारे में जानता है, इंटरनेट के बारे में जानता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में ऐसी कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। स्कूलों को ब्रॉडबैंड के द्वारा हम जोड़ रहे हैं। इस बार बजट में सरकार ने अलॉट किया पैसा इसके लिए कि स्कूल को हम ब्रॉडबैंड से जोड़ेंगे, गांव के स्कूलों को जोड़ेंगे, जिसके द्वारा हमारा जो बच्चा, जो आप दूरी बोल रहे थे कि
दूर दराज, जैसे मैं जिस शहर से आता हूं, जो यहाँ से लगभग 1800 किलोमीटर दूर है, उस शहर के या उसके नजदीक वाले जो गांव में रहने वाले बच्चे हैं, उस बच्चे को भी वही शिक्षा मिले, वही टीचिंग मिले, क्योंकि जब वो बच्चा अपने मोबाइल में किसी आईआईटी के प्रोफेसर का क्लास लेगा या आईआईटी के टॉपर का क्लास लेगा या नीट के टॉपर का क्लास लेगा, जो डॉक्टर बन रहे हैं वहां पे उनका क्लास लेगा, तो स्वाभाविक है जो उनके स्कूल में शायद फुलफिल नहीं हो रहा है, जो भी थोड़ा भी गैप था, ऐसा मैं मानता नहीं। और शिक्षकों की भी ट्रेनिंग चल रही है। हमने मालवीय मिशन के द्वारा पूरे देश में 140 से भी ज्यादा 144 ऐसे मालवीय जो सेंटर्स तैयार किए हैं, जहां पे हम शिक्षकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आगे आने वाले समय का शिक्षक कैसे बने, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे शिक्षकों के लिए। क्योंकि आज जो शिक्षक क्लास लेने के लिए जाते हैं, अगर बच्चा होशियार है, वो क्लास वो पहले से ही किसी दूसरे प्रोफेसर का क्लास इंटरनेट में अवेलेबल है, वो देख के पढ़ के चला आएगा। तो हमारे शिक्षकों के लिए मुझे जो लगता है ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आगे आने वाले समय में बच्चों को हम कैसे क्लास में लाए, कैसे इनोवेटिव टीचिंग दे, जो रटा जो टेक्निक हम 50 सालों से फॉलो करते आए हैं, उससे बाहर निकलकर हम शिक्षकों को भी इनोवेटिव बनना है। इसलिए मालवीय मिशन के दौरान हम शिक्षक को सर सही आपने सही बात पकड़ी। मैं उसी पे जरा विस्तार से आपसे जानना चाहूंगा। पहले तो लेडीज एंड जेंटलमैन जरा जोरदार तालियां बना दीजिए, क्योंकि ये सोच है अगर सरकार की, बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। जो टीचर्स का आपने जिक्र किया, जरा ये बताइए सर कि टीचर्स को भी ऐसे में शिक्षित करना बहुत जरूरी है। कहते हैं जब कंप्यूटर आया था तो उस वक्त ये सवाल उठते थे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, तो टीचर के मन में भी संशय हो सकता है।